दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप मेरी इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, दुबई, लंदन या कहीं और से? कृपया अपना नाम और जगह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। महानगर की चमचमाती गगनचुंबी इमारतों के बीच नीलपुर के सबसे रईस इलाके में एक शानदार विला में रहते थे अर्जुन और नंदिनी। अर्जुन एक मशहूर बिजनेसमैन थे, जिनकी कंपनी सूर्य एंटरप्राइजेज नीलपुर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट फर्मों में शुमार थी। नंदिनी, उनकी पत्नी, एक सुंदर, शिक्षित और आकर्षक महिला थी जो घर की जिम्मेदारियां संभालती थीं। लेकिन अर्जुन की हाई प्रोफाइल पार्टियों में उनकी मौजूदगी हर किसी का ध्यान खींचती थी। उनकी शादी को 12 साल बीत चुके थे और बाहर से देखने में उनकी जिंदगी किसी परिकथा से कम नहीं लगती थी। लेकिन उस आलीशान विला की मोटी दीवारों के पीछे कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे उनके रिश्ते को खोखला कर रहा था। अर्जुन का दिन सुबह से रात तक मीटिंग्स, डील्स और क्लाइंट्स के बीच बीतता। देर रात तक चलने वाली पार्टियां उनकी जिंदगी का हिस्सा थीं। नंदिनी अक्सर अकेलेपन का शिकार होती, लेकिन उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया। उनकी कोई संतान नहीं थी और ये कमी उनके रिश्ते में एक खालीपन सा भर देती थी। घर में काम करने वाली एकमात्र नौकरानी थी सरिता, करीब 45 साल की उम्र, साधारण परिवार से, मेहनती और चुपचाप अपना काम करने वाली। सरिता पिछले 7 साल से उनके घर में थी। वो कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखें हर छोटी बड़ी बात को नोटिस करती थीं। एक ठंडी शाम अर्जुन देर से घर लौटा। नंदिनी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, उसका चेहरा भाव शून्य। आज फिर देर? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। अर्जुन ने थकान भरे स्वर में जवाब दिया, हाँ, एक जरूरी डील थी। तुम अभी तक जाग रही हो? नंदिनी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में कुछ छिपा था। बस सोच रही थी कि हमारी जिंदगी अब कहां जा रही है। अर्जुन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में चला गया। लेकिन उस रात नंदिनी देर तक जागती रही, अपने फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात करती। कौन था वो? अर्जुन को इसका कभी अंदाजा नहीं हुआ। कुछ हफ्तों बाद घर में छोटी मोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगा। अर्जुन का कहना था कि नंदिनी जरूरत से ज्यादा खर्च कर रही थी। नंदिनी शिकायत करती कि अर्जुन उसे वक्त नहीं देता। एक रात गुस्से में अर्जुन ने कुछ ऐसा कह दिया जो नंदिनी के लिए सदमा था। तुम्हारी वजह से मैं परेशान हूं। शादी के समय जो दहेज मिला था वो भी तो कुछ खास नहीं था, अब और क्या चाहिए? नंदिनी स्तब्ध रह गई। दहेज? ये शब्द उनके रिश्ते में कभी नहीं आया था। नंदिनी के माता पिता ने शादी में अच्छा खासा सामान और गहने दिए थे, लेकिन अर्जुन ने कभी इस पर बात नहीं की थी। अब ये ताना हवा में लटक गया था, जैसे कोई जहरीला तीर। सरिता रसोई में थी, चुपके से सब सुन रही थी। उसने नंदिनी को चुपके से आंसू पोंछते देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। अगले दिन नंदिनी ने एक वकील से बात की। जब अर्जुन को पता चला, वो हैरान रह गया। ये क्या कर रही हो नंदिनी? ये सब क्या है? नंदिनी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुमने मुझे दहेज के लिए ताना मारा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अर्जुन हंस पड़ा। ये मजाक है, मैंने कभी दहेज नहीं मांगा। लेकिन नंदिनी नहीं मानी। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। दहेज उत्पीड़न का केस। अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। नीलपुर में हंगामा मच गया। अर्जुन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति पर दहेज का इल्जाम। अखबारों और न्यूज चैनलों ने इस खबर को हवा दे दी। अर्जुन के दोस्त हैरान थे, परिवार सदमे में। जमानत पर छूटने के बाद अर्जुन ने सोचा कि ये सब एक गलत फहमी है, लेकिन नंदिनी ने तलाक की मांग कर दी, साथ में आधी संपत्ति की। ये मेरा हक है, उसने कहा। अर्जुन का वकील रवि शर्मा ने कहा, सर, ये केस जटिल है। दहेज कानून महिलाओं के पक्ष में है, हमें मजबूत सबूत चाहिए। अर्जुन ने गुस्से में कहा, क्या सबूत? मैंने कुछ गलत नहीं किया। केस कोर्ट पहुंचा। जज साहब सख्त मिजाज थे। नंदिनी की तरफ से गवाह आए, उसकी सहेलियां, जो दावा करती थीं कि अर्जुन हमेशा नंदिनी को ताने देता था। एक सहेली, प्रिया, ने कहा,
नंदिनी ने मुझे बताया कि अर्जुन दहेज की कमी को लेकर उसे तड़पाता था। रवि ने क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल किए, लेकिन जवाब वही रहे। अर्जुन ने अपनी सफाई दी, मैंने कभी दहेज की बात नहीं की, ये सब झूठ है। लेकिन नंदिनी कोर्ट में रो पड़ी। वो मुझे हर दिन मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। मैं अब और नहीं सह सकती। अर्जुन की संपत्ति पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। उसकी कंपनी पर इसका असर पड़ने लगा। घर में तनाव चरम पर था। सरिता अभी भी चुपचाप काम कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक दिन अर्जुन ने उससे पूछा, सरिता, तुमने कुछ देखा सुना है क्या? नंदिनी क्या कर रही है? सरिता ने सिर झुका लिया। मालिक, मैं क्या कहूं, मैं तो बस एक नौकरानी हूं। लेकिन उसकी आवाज में कुछ था जो अर्जुन को खटक गया। केस आगे बढ़ा। नंदिनी के वकील ने कुछ पुराने मैसेज पेश किए जिनमें अर्जुन ने पैसे की बात की थी। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, यह तो मेरे बिजनेस की बात थी। लेकिन जज ने इसे नोट किया। फैसले का वक्त करीब आ रहा था। नंदिनी मांग रही थी आधी संपत्ति और अर्जुन को सजा। अर्जुन रातों को सो नहीं पाता था। वो ऐसा क्यों कर रही है, वो बार बार सोचता। आखिरी सुनवाई का दिन। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। मीडिया बाहर कैमरों के साथ खड़ा था। नंदिनी आत्मविश्वास से बैठी थी। अर्जुन थका हारा। जज ने पूछा, कोई और गवाह? नंदिनी के वकील ने मना किया, रवि ने भी। लेकिन तभी कोर्ट रूम का दरवाजा खुला। सरिता अंदर आई, साड़ी में लिपटी, डरी हुई लेकिन दृढ़। योर ऑनर, मुझे कुछ कहना है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो? सरिता ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मैं अर्जुन साहब और नंदिनी मैडम के घर में काम करती हूं। मैंने बहुत कुछ देखा है, सुना है। नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन हैरान था। रवि ने तुरंत पूछा, क्या बताना चाहती हो सरिता? सरिता ने एक गहरी सांस ली। योर ऑनर, मैंने 7 साल उनके घर में काम किया। मैं चुप रही क्योंकि मेरा काम था काम करना, न कि बोलना। लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकती। नंदिनी की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी वकील माया की ओर देखा, जो उसे शांत रहने का इशारा कर रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या सरिता कुछ ऐसा कहने वाली थी जो केस को पूरी तरह पलट दे? जज ने अधीर होकर कहा, जल्दी बोलो, समय बर्बाद मत करो। सरिता ने अपने कांपते हाथों को साड़ी से पकड़ा और बोली, मैंने नंदिनी मैडम को कई बार रात में फोन पर बात करते सुना। जब अर्जुन साहब घर पर नहीं होते थे, वो किसी से धीमी आवाज में बात करती थीं। मैं रसोई में होती थी, लेकिन उनकी आवाज साफ सुनाई देती थी। वो कहती थीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और वक्त दो। कोर्ट में खुसर पुसर शुरू हो गई। नंदिनी ने गुस्से में सरिता को घूरा, लेकिन सरिता ने नजरें नहीं मिलाईं। रवि ने मौके का फायदा उठाया। सरिता, क्या तुम बता सकती हो कि ये बातें कब की हैं और वो किससे बात कर रही थी? सरिता ने सिर हिलाया। मैं नहीं जानती वो कौन था साहब, लेकिन एक रात मैंने सुना। नंदिनी मैडम ने कहा, संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे नाम हो जाएगा, बस वो कागजात तैयार कर दो। कोर्ट में हलचल मच गई। नंदिनी ने खड़े होकर चिल्लाया, ये सरासर झूठ है। ये औरत पैसे के लिए बोल रही है। जज ने टेबल पर हथौड़ा मारा। चुप रहो, कोर्ट की कार्रवाई में खलल न डालें। सरिता ने आगे कहा, एक बार मैंने नंदिनी मैडम के कमरे में एक फाइल देखी। उसमें अर्जुन साहब की संपत्ति की पूरी डिटेल थी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन मैंने देखा कि कुछ पेजों पर नीले पेन से निशान थे, जैसे कोई हिसाब किताब कर रहा हो। अर्जुन का चेहरा तन गया। क्या नंदिनी सचमुच इतने बड़े पैमाने पर साजिश रच रही थी? लेकिन सरिता की बातें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उसने कहा, और एक रात मैंने नंदिनी मैडम को किसी से मिलते देखा, घर के पीछे वाले बगीचे में। कोर्ट में सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच गया। जज ने पूछा, किससे मिल रही थीं वो और कब की बात है? सरिता ने थोड़ा रुक कर कहा, लगभग 8 महीने पहले की बात है। रात के 11:30 बजे होंगे। मैं कचरा फेंकने बाहर गई थी। तभी मैंने देखा नंदिनी मैडम बगीचे में थीं। उनके साथ एक आदमी था। वो काले कपड़ों में था और उसने एक बैग मैडम को दिया। मैंने ज्यादा नहीं देखा क्योंकि मुझे डर लग गया। मैं चुपके से वापस आ गई। रवि ने तुरंत सवाल किया, क्या तुम उस आदमी को पहचान सकती हो?
सरिता ने सिर हिलाया। नहीं साहब, अंधेरा था और मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो लंबा था और उसकी आवाज गहरी थी। नंदिनी के वकील ने आपत्ति जताई। योर ऑनर, ये गवाही बेतुकी है। इस औरत के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन जज ने कहा, मैं तय करूंगा कि क्या बेतुका है। सरिता, और कुछ बता सकती हो? सरिता ने एक पल सोचा, फिर बोली, हाँ, एक बात और। नंदिनी मैडम ने एक बार फोन पर कहा था, अगर अर्जुन को शक हो गया तो सब खत्म, हमें जल्दी करना होगा। ये सुनते ही अर्जुन का खून ठंडा हो गया। क्या नंदिनी वाकई इतनी दूर तक जा सकती थी? उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, लेकिन नंदिनी की नजरें अब फर्श पर थीं। क्या वो दोषी थी या सरिता की बातों में कोई और सच्चाई थी? जज ने सुनवाई को अगले दिन के लिए टाल दिया। कोर्ट रूम खाली होने लगा, लेकिन हवा में सवाल तैर रहे थे। सरिता की गवाही ने केस को एक नया मोड़ दे दिया था। अर्जुन ने रवि से कहा, क्या सरिता सच कह रही है या वो भी किसी की साजिश का हिस्सा है? रवि ने कंधे उचकाए। हमें और सबूत चाहिए, लेकिन सरिता की बातों ने नंदिनी के केस को कमजोर कर दिया है। हमें अब उस बगीचे वाले आदमी को ढूंढना होगा। उस रात अर्जुन घर लौटा। नंदिनी वहां नहीं थी। उसने अपने वकील को बताया था कि वो अपनी सहेली प्रिया के पास जा रही है, लेकिन अर्जुन को शक था। वो बगीचे में गया जहां सरिता ने नंदिनी को किसी से मिलते देखा था। रात का सन्नाटा और बगीचे की मध्यम रोशनी उसे किसी रहस्यमयी दुनिया में ले गई। उसने बगीचे के एक कोने में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा देखा, जो पहले कभी नजर नहीं आया था। उसने डिब्बा खोला तो उसमें कुछ पुराने कागजात और एक छोटी सी डायरी थी। अंधेरे में वो ज्यादा कुछ पढ़ नहीं सका, लेकिन उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। वो तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घर लौटकर अर्जुन ने सरिता को बुलाया। सरिता, तुमने जो कोर्ट में कहा, क्या वो सब सच है? सरिता ने सिर झुकाकर कहा, साहब, मैंने वही कहा जो मैंने देखा और सुना, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अर्जुन ने पूछा, किससे? सरिता ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कोई मुझे भी देख रहा है। अर्जुन का दिल बैठ गया। क्या ये साजिश उससे भी बड़ी थी? अगली सुबह अर्जुन को रवि का फोन आया। सर, कुछ नया हुआ है। सरिता रात को घर नहीं लौटी, उसका फोन भी बंद है। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। सरिता गायब? क्या उसकी गवाही की वजह से कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा था? अर्जुन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कहा, यह केस पहले से ही पेचीदा है, हम जांच करेंगे। अर्जुन को लगा कि यह सब आपस में जुड़ा हुआ था। नंदिनी कहाँ थी? प्रिया ने बताया कि नंदिनी रात को ही लौट आई थी, लेकिन अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। कोर्ट की सुनवाई दोबारा शुरू हुई। जज ने सरिता की गवाही को रिकॉर्ड में लिया, लेकिन नंदिनी के वकील ने दावा किया कि सरिता पैसे के लिए झूठ बोल रही थी। योर ऑनर, ये नौकरानी है, अर्जुन ने इसे खरीद लिया होगा। रवि ने जोरदार विरोध किया। इसका कोई सबूत है आपके पास? बहस चली, लेकिन जज ने कहा, हमें सरिता की दोबारा गवाही चाहिए। अगर वो नहीं आई तो उसकी बातों को नजरअंदाज किया जाएगा। नंदिनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे यकीन हो कि सरिता अब कभी नहीं आएगी। अर्जुन ने घर लौटकर उस बगीचे के डिब्बे को फिर खोला। दिन की रोशनी में अब कागजात साफ दिख रहे थे। वो कुछ पुराने लेटर थे, नंदिनी के नाम। एक लेटर में लिखा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी करो। हस्ताक्षर नहीं थे, बस एक छोटा सा त्रिकोण का निशान। अर्जुन ने सोचा, क्या नंदिनी का कोई अफेयर था? लेकिन ये लेटर पुराने थे, शायद उनकी शादी से पहले के। फिर ये अब यहां क्यों? अर्जुन ने लेटर्स की तस्वीरें खींची और रवि को भेज दी। ये देखो, शायद कोई सुराग मिले। शाम को अर्जुन को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, सरिता सुरक्षित है, लेकिन ज्यादा मत खोदो। अर्जुन ने तुरंत कॉल बैक किया, लेकिन नंबर बंद था। शक अब और गहरा हो गया। क्या ये नंदिनी की चाल थी या कोई तीसरा व्यक्ति इस खेल में शामिल था? अर्जुन ने फैसला किया कि वो खुद इसकी तह तक जाएगा। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव कबीर को हायर किया। कबीर एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर था जो ऐसे जटिल केस सुलझाने में माहिर था। सर, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं नंदिनी मैडम की हर हरकत पर नजर रखूंगा। कबीर ने पहले सरिता की तलाश शुरू की। उसने घर के आसपास के लोगों से पूछताछ की।
एक पड़ोसी ने बताया कि रात को एक ग्रे कार देखी थी जो सरिता के जाने के समय आई थी। नंबर प्लेट किसी ने ध्यान नहीं दिया। कबीर ने नंदिनी के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, कोर्ट की अनुमति से। रिकॉर्ड्स में कई कॉल्स एक ही नंबर पर थे जो किसी अनजान नाम पर रजिस्टर्ड था। कबीर ने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि वो नीलपुर के बाहर एक छोटे से कस्बे राधानगर से था। सर, ये संदिग्ध है, मैं वहां जाऊंगा, कबीर ने कहा। अर्जुन ने हामी भरी, लेकिन मन में डर था। क्या ये सब दहेज के केस से कहीं बड़ा था? कबीर राधानगर पहुंचा। वहां उसे पता चला कि वो नंबर 1 आदमी के नाम पर था, विक्रम सक्सेना। विक्रम नंदिनी का पुराना दोस्त था जो कॉलेज के दिनों में उसके बहुत करीब था, लेकिन शादी के बाद वो गायब हो गया था। अब वो अचानक नीलपुर में वापस आया था। कबीर ने अर्जुन को फोन किया। सर, विक्रम सक्सेना का नाम सामने आया है। मुझे लगता है वो वही आदमी हो सकता है जो बगीचे में नंदिनी से मिला था। अर्जुन का दिमाग घूम गया। विक्रम, क्या वही इस साजिश का हिस्सा था? इस बीच कोर्ट में सुनवाई फिर शुरू हुई। नंदिनी ने कहा, मैं निर्दोष हूं। अर्जुन ने मुझे सालों तक तड़पाया दहेज के लिए, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। जज ने पूछा, सरिता कहां है? नंदिनी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, शायद अर्जुन ने ही उसे भगाया। कोर्ट में हंगामा मच गया। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, यह झूठ है, लेकिन जज ने उसे चुप कराया। सुनवाई फिर टली। बाहर मीडिया ने अर्जुन को घेर लिया। सर, क्या आप वाकई निर्दोष हैं? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी कार में बैठ गया। कबीर ने फिर फोन किया। सर, मैंने राधानगर में और खोजबीन की। विक्रम अब वहां नहीं रहता। लोग कहते हैं वो कुछ महीने पहले नीलपुर आया था। और एक और बात, उसका एक भाई है, रोहन सक्सेना। वो भी रियल एस्टेट का बड़ा खिलाड़ी है और आपकी कंपनी का पुराना प्रतिद्वंद्वी। अर्जुन को याद आया, रोहन सक्सेना। कई साल पहले रोहन ने अर्जुन की एक बड़ी डील छीनने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा था। क्या ये सब उसका बदला था? उस रात अर्जुन अकेला था। नंदिनी अब अलग रह रही थी। घर में सन्नाटा था। अर्जुन उस डायरी को पढ़ रहा था जो बगीचे में मिली थी। एक पेज पर लिखा था, हमारा रहस्य कोई नहीं जान पाएगा। क्या रहस्य? अर्जुन ने सोचा। तभी घर की डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जमीन पर एक लिफाफा पड़ा था। उसमें एक फोटो थी, सरिता की, बंधी हुई, मुंह पर टेप। पीछे लिखा था, चुप रहो वरना। अर्जुन का खून जम गया। यह धमकी थी। वो तुरंत कबीर को फोन करने लगा, लेकिन तभी बिजली गुल हो गई। अंधेरे में उसे लगा कि कोई घर में घुस आया है। एक साया कोने में। अर्जुन ने चिल्लाया, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे उस साए की ओर बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक खुली खिड़की जिससे ठंडी हवा अंदर आ रही थी। खिड़की के पास जमीन पर एक और कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, सच को छूने की कोशिश मत करो। उसी त्रिकोण का निशान फिर से। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये वही व्यक्ति था जो नंदिनी को लेटर लिखता था, लेकिन कौन? बिजली वापस आई। अर्जुन ने तुरंत कबीर को फोन किया। कबीर, कोई मेरे घर में था, मुझे एक और धमकी मिली है। कबीर ने गंभीर स्वर में कहा, सर, आप घर छोड़ दीजिए, मैं अभी आ रहा हूं। अर्जुन ने जल्दी से कुछ जरूरी सामान और वो लिफाफा बैग में डाला और घर से निकल गया। उसने नीलपुर के एक छोटे से होटल में रात बिताने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उसे लगा कि एक ग्रे कार उसका पीछा कर रही है। उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और कार गायब हो गई। क्या ये उसका वहम था या सचमुच कोई उसका पीछा कर रहा था? अगले दिन कबीर होटल में अर्जुन से मिला। उसने बताया, मैंने विक्रम सक्सेना के बारे में और पता लगाया। वो और नंदिनी कॉलेज में बहुत करीब थे। शादी के बाद विक्रम गायब हो गया था, लेकिन अब वो नीलपुर में है और मुझे लगता है वो रोहन सक्सेना के लिए काम कर रहा है। अर्जुन ने पूछा, क्या वो वही आदमी है जो बगीचे में था? कबीर ने जवाब दिया, पक्का नहीं, लेकिन संभावना है। मुझे उसका ठिकाना मिल गया है। आज रात मैं वहां जाऊंगा। कबीर ने अर्जुन को सख्त हिदायत दी कि वो कहीं न जाए, लेकिन अर्जुन का मन बेचैन था।
उसने सोचा, अगर वो खुद विक्रम से मिल ले तो शायद कुछ जवाब मिले। उसने कबीर से विक्रम का पता लिया। नीलपुर के बाहरी इलाके में एक पुराना अपार्टमेंट। रात को जब कबीर दूसरी लीड्स की जांच कर रहा था, अर्जुन चुपके से उस अपार्टमेंट की ओर निकल गया। इमारत जर्जर थी, दीवारें टूटी हुई और गलियारा अंधेरा। अर्जुन ने विक्रम के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। उसने फिर कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। वो पहले से खुला था। अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन ने फोन की टॉर्च जलाई। कमरा खाली था, लेकिन एक टेबल पर कुछ कागजात और एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में नंदिनी और एक जवान लड़का हंसते हुए दिख रहे थे। क्या ये विक्रम था? तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो अर्जुन? अर्जुन पलटा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ देख पाता, उसके सिर पर एक तेज झटका लगा और वो बेहोश हो गया। जब अर्जुन को होश आया, वो एक अंधेरे कमरे में था, कुर्सी पर बंधा हुआ। सामने एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा छाया में छिपा था। तुम बहुत जिद्दी हो अर्जुन, उसने कहा। आवाज गहरी थी, वही जो सरिता ने बगीचे में सुनी थी। तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम नहीं माने। अर्जुन ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो और सरिता कहाँ है? आदमी ने हंसकर कहा, सरिता सुरक्षित है, लेकिन तुम्हारा वक्त कम है। उसने अर्जुन के सामने एक फाइल रखी। ये देखो, ये तुम्हारी सारी संपत्ति के कागजात हैं। साइन कर दो और शायद तुम बच जाओ। अर्जुन ने फाइल देखी। उसमें आधी संपत्ति नंदिनी के नाम थी। नंदिनी ने तुम्हें भेजा है? अर्जुन ने पूछा। आदमी ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया। तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। पुलिस! आदमी तेजी से गायब हो गया। अर्जुन ने रस्सियां खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत टाइट थीं। पुलिस ने उसे बचाया। कबीर भी वहां पहुंच गया। सर, मैंने आपको मना किया था, उसने गुस्से में कहा। अर्जुन ने फाइल की ओर इशारा किया। कबीर ने उसे खोला और भौहें चढ़ाईं। ये फर्जी कागजात हैं, लेकिन इनमें नंदिनी का नाम है। अर्जुन ने कहा, तो ये सब नंदिनी की साजिश थी? कबीर ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता। उसी रात कोर्ट में एक नया मोड़ आया। सरिता मिल गई थी। वो पुलिस स्टेशन में थी, डरी हुई लेकिन सही सलामत। उसने बताया कि उसे किसी ने किडनैप किया था, लेकिन वो भाग निकली। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, उसने कहा, लेकिन उसने एक और बात बताई। उसने नंदिनी को फोन पर किसी से कहते सुना था, विक्रम, अगर अर्जुन को शक हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट में हलचल मच गई। विक्रम का नाम अब सामने था, लेकिन वो था कहां और नंदिनी का असली मकसद क्या था? अगले दिन कोर्ट रूम में एक नया किरदार दाखिल हुआ। एक महिला, उम्र करीब 28 साल, काले कोट में, आत्मविश्वास से भरी। उसने जज को संबोधित किया, योर ऑनर, मेरा नाम रिया वर्मा है। मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं और इस केस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूं। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने पूछा, तुम्हें क्या कहना है और तुम्हें यह हक कैसे मिला? रिया ने शांत स्वर में कहा, मैंने महीनों तक इस केस की छानबीन की है। मेरे पास सबूत हैं जो इस केस को नया रुख दे सकते हैं। नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन ने रिया को गौर से देखा। उसका चेहरा अनजान था, लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो भरोसा जगाती थी। रिया ने एक फोल्डर जज को सौंपा। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि नंदिनी मैडम पिछले 3 साल से एक गुप्त बैंक खाते में भारी रकम जमा कर रही थीं। ये खाता विक्रम सक्सेना के नाम से जुड़ा है। कोर्ट में शोर मच गया। नंदिनी ने खड़े होकर चिल्लाया, ये झूठ है, मैं इस औरत को नहीं जानती। लेकिन जज ने उसे चुप कराया। रिया ने आगे कहा, मैंने विक्रम सक्सेना की तलाश की। वो नीलपुर में नहीं है, लेकिन उसका एक पुराना सहयोगी मिला, जिसने बताया कि विक्रम और नंदिनी ने मिलकर एक डमी कंपनी बनाई थी। ये कंपनी अर्जुन साहब की संपत्ति हड़पने की योजना का हिस्सा थी। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या? नंदिनी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने बुदबुदाया। रिया ने उसकी ओर देखा। मैंने और सबूत इकट्ठा किए हैं, लेकिन मुझे और वक्त चाहिए, और मुझे लगता है कि सरिता की जान को अभी भी खतरा है। सुनवाई टलने के बाद अर्जुन ने रिया से बात करने की कोशिश की। आपको ये सब कैसे पता चला?
उसने पूछा। रिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। मुझे इस केस में कुछ गड़बड़ लगा तो मैंने नंदिनी के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। लेकिन सावधान रहिए अर्जुन, ये खेल बहुत बड़ा है। उसने अर्जुन को अपना कार्ड दिया। कुछ भी अजीब लगे तो मुझे फोन करना। उसी रात अर्जुन को फिर एक अनजान नंबर से मैसेज मिला, रिया को चुप कराओ वरना। अर्जुन ने तुरंत कबीर को बताया। कबीर ने कहा, सर, ये औरत शायद सचमुच कुछ बड़ा जानती है, हमें उसकी सुरक्षा करनी होगी। अर्जुन ने रिया को फोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद था। चिंता बढ़ गई। क्या रिया को भी कोई उठा ले गया था, जैसे सरिता को? अर्जुन और कबीर रिया के ऑफिस पहुंचे। वहां ताला लगा था, लेकिन अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। कबीर ने ताला तोड़ा। अंदर टेबल पर बिखरे कागजात और एक खुला लैपटॉप था। स्क्रीन पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी, बगीचे में नंदिनी और एक आदमी की बातचीत। आदमी का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आवाज वही थी, गहरी और ठंडी। वो कह रहा था, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा, अर्जुन को कुछ नहीं पता चलेगा। नंदिनी ने जवाब दिया, लेकिन अगर सरिता ने कुछ देख लिया तो? आदमी हंसा, उसका ध्यान रख लिया जाएगा। अर्जुन और कबीर ने वीडियो कॉपी किया, लेकिन तभी बाहर से टायरों की चीखने की आवाज आई। एक ग्रे कार तेजी से निकली। कबीर ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन कार गायब हो गई। अर्जुन ने कहा, यह वही कार थी जो मेरा पीछा कर रही थी। कबीर ने गंभीर स्वर में कहा, सर, ये लोग हमसे एक कदम आगे हैं, लेकिन रिया का ये वीडियो गेम चेंजर हो सकता है। अगले दिन रिया कोर्ट में फिर हाजिर हुई। उसने जज को बताया, मेरे ऑफिस में सेंधमारी हुई, मेरे कुछ सबूत चोरी हो गए, लेकिन मैंने वीडियो की कॉपी सुरक्षित रखी थी। उसने वीडियो कोर्ट में चलवाया। नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह फर्जी है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन जज ने वीडियो को सबूत के तौर पर स्वीकार किया। रिया ने आगे कहा, मैंने विक्रम के ठिकाने का पता लगा लिया है। वो नीलपुर के बाहर एक पुराने गोदाम में छिपा है, लेकिन मुझे लगता है कोई और इस साजिश का असली मास्टरमाइंड है। कोर्ट में सनसनी फैल गई। जज ने पुलिस को विक्रम को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन अर्जुन का मन अभी भी उलझा था। रिया कौन थी और वो इतनी रुचि क्यों ले रही थी? क्या वो सिर्फ एक पत्रकार थी या उसका भी कोई छिपा मकसद था? और वो तीसरा व्यक्ति कौन था जिसका जिक्र रिया ने किया? उसी रात अर्जुन को एक और धमकी भरा मैसेज मिला, विक्रम को छूने की कोशिश मत करना, वरना रिया अगली होगी। अर्जुन ने तुरंत कबीर और रिया को बताया। रिया ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं। उसने अर्जुन को एक पुरानी डायरी दी। ये मैंने विक्रम के पुराने घर से मिली। इसमें कुछ नाम है, पढ़ो, लेकिन किसी को मत बताना। अर्जुन ने डायरी खोली। उसमें कुछ नाम थे, नंदिनी, विक्रम और एक तीसरा नाम, रोहन सक्सेना। अर्जुन ने चौंक कर कहा, रोहन? क्या वो इस सब के पीछे है? रिया ने कहा, मुझे यकीन है वो इस साजिश का मास्टरमाइंड है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। तभी खिड़की के बाहर एक साया दिखा। फिर एक तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज से अर्जुन का दिल थम सा गया। वो खिड़की की ओर भागा, लेकिन बाहर सिर्फ धुआं और अंधेरा था। होटल की सड़क पर एक पुरानी कार जल रही थी। भीड़ जमा हो गई थी और पुलिस सायरन की आवाजें गूंज रही थीं। रिया ने डायरी को अपने सीने से चिपकाया और कहा, ये लोग हमें डराना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि मैं कितना जान चुकी हूं। कबीर बाहर से भागता हुआ आया। सर, ये एक चेतावनी थी। कार में कोई नहीं था, लेकिन उसमें एक नोट मिला। उसने अर्जुन को एक जला हुआ कागज दिखाया, जिस पर लिखा था, अब रुक जाओ। अर्जुन ने गहरी सांस ली। ये लोग हर बार एक कदम आगे हैं। लेकिन वो डायरी, उसमें क्या है रिया? रिया ने कहा, यहां बात करना सुरक्षित नहीं, मेरे साथ चलो। कबीर ने विरोध किया, मैडम, ये खतरनाक है, हमें पुलिस को बताना चाहिए। लेकिन रिया ने सिर हिलाया, पुलिस में भी उनके लोग हो सकते हैं, हमें अकेले ही ये सुलझाना होगा। अर्जुन को रिया की बातों पर शक हुआ। वो इतनी निश्चिंत क्यों थी? फिर भी उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो रिया और कबीर के साथ एक पुरानी वैन में सवार हो गया। वैन नीलपुर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ रही थी। रिया ने डायरी खोली
और अर्जुन को दिखाई। उसमें कुछ नाम लिखे थे, नंदिनी, विक्रम और रोहन सक्सेना। अर्जुन ने पूछा, रोहन सक्सेना, ये वही है जो मेरी कंपनी का प्रतिद्वंद्वी था? रिया ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, रोहन विक्रम का बड़ा भाई है। वो तुम्हारी कंपनी को हड़पना चाहता है। मुझे लगता है उसने नंदिनी को ब्लैकमेल किया। वैन एक सुनसान गोदाम के पास रुकी। रिया ने कहा, यही वो जगह है जहां विक्रम छिपा है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। रोहन के लोग हर जगह हो सकते हैं। कबीर ने अपनी पिस्तौल निकाली और कहा, मैं आगे चलता हूं। लेकिन जैसे ही वो गोदाम के दरवाजे की ओर बढ़ा, एक तेज रोशनी ने उन्हें अंधा कर दिया। चारों तरफ से हथियारबंद लोग निकल आए। एक ठंडी आवाज गूंजी, आ गए तुम लोग? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। गोदाम की ठंडी नम हवा में उस ठंडी आवाज ने अर्जुन के रोंगटे खड़े कर दिए। रोशनी की चकाचौंध में वो उस आदमी का चेहरा साफ नहीं देख पाया, लेकिन उसकी आवाज वहीं थी, गहरी, ठंडी और खतरनाक। रिया ने फुसफुसाकर अर्जुन से कहा, शांत रहो, ये रोहन हो सकता है। लेकिन तभी गोदाम के एक कोने से एक और साया निकला। वो विक्रम था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। तुम लोग वाकई जिद्दी हो, उसने कहा। मैंने सोचा था कि तुम डर जाओगे, लेकिन तुम सीधे मेरे जाल में आ गए। अर्जुन का गुस्सा भड़क उठा। विक्रम, ये सब क्यों? मेरी कंपनी, मेरी जिंदगी, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? विक्रम ने ठाका लगाया। कंपनी, जिंदगी, ये सब तो बस शुरुआत है अर्जुन। असली मकसद तुम्हारी पूरी बर्बादी है। और नंदिनी, वो तो मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा थी। रिया ने पलटकर जवाब दिया, तुम झूठ बोल रहे हो विक्रम। मैं तुम्हारी साजिश जानती हूं और वो सच तुम्हें डुबो देगा। विक्रम ने अपने आदमियों को इशारा किया। हथियारबंद लोग अर्जुन, रिया और कबीर को घेरने लगे, लेकिन तभी गोदाम के बाहर से पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसे? उसने चिल्लाकर कहा। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने पहले ही इंस्पेक्टर रवि को अलर्ट कर दिया था। तुम्हारा खेल खत्म विक्रम। पुलिस ने गोदाम को घेर लिया। विक्रम के कुछ आदमी भागने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। विक्रम ने आखिरी कोशिश की और एक साइड डोर की ओर दौड़ा, लेकिन कबीर ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने विक्रम को हथकड़ी लगाई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने रिया से पूछा, तुम्हें पहले से पता था? रिया ने सिर हिलाया। मुझे शक था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। रोहन अभी भी बाहर है। उसी रात अर्जुन को एक और मैसेज मिला। इस बार कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक तस्वीर, नंदिनी की, जो एक अंधेरे कमरे में बैठी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तस्वीर के साथ लिखा था, विक्रम सिर्फ शुरुआत था, खेल अभी बाकी है। अर्जुन ने तस्वीर रिया और कबीर को दिखाई। रिया ने तस्वीर को गौर से देखा और कहा, इस कमरे की दीवारों पर कुछ निशान हैं। ये मुझे नीलपुर के पुराने औद्योगिक इलाके की याद दिलाते हैं। कबीर ने तुरंत अपने कॉन्टैक्ट्स को फोन किया। मैं पुराने गोदामों की लिस्ट निकालता हूं, लेकिन सर, आपको अब और सावधान रहना होगा। रोहन कोई साधारण आदमी नहीं है। अर्जुन, रिया और कबीर एक सेफ हाउस में शिफ्ट हो गए। सेफ हाउस नीलपुर के बाहरी इलाके में एक पुराना बंगला था, जिसे कबीर ने अपने एक पुराने दोस्त से किराए पर लिया था। रिया ने डायरी को फिर से खोला और एक पेज की ओर इशारा किया। यहां एक कोड है, RS-9। मुझे लगता है ये रोहन सक्सेना से जुड़ा है, और ये तारीख पिछले साल की है, जब तुम्हारी कंपनी ने वो बड़ी डील साइन की थी। अर्जुन ने याद किया। वो डील उनकी कंपनी के लिए मील का पत्थर थी, लेकिन क्या उस डील में रोहन का कोई हाथ था? कबीर ने कहा, मुझे एक पुराना पुलिस रिकॉर्ड मिला। रोहन सक्सेना को कुछ साल पहले मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में पकड़ा गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में वो बच निकला। वो बेहद चालाक है, रिया ने जोड़ा, और खतरनाक भी। मुझे लगता है उसने नंदिनी को ब्लैकमेल किया। शायद उसने नंदिनी और विक्रम के पुराने रिश्ते का फायदा उठाया। रात गहराने लगी। सेफ हाउस की खिड़कियों से बाहर सड़क सुनसान थी। तभी अर्जुन को एक हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने रिया और कबीर को इशारा किया। कबीर ने अपनी पिस्तौल निकाली और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, खिड़की का शीशा टूटने की आवाज आई।
एक धुआं भरा ग्रेनेड अंदर गिरा और कमरा धुंध से भर गया। अर्जुन ने रिया को पकड़ा और फर्श पर लेट गया। कबीर चिल्लाया, बाहर निकलो, लेकिन दरवाजा जाम था। धुआं छंटने से पहले कुछ काले कपड़ों में लोग कमरे में घुस आए। उनके चेहरों पर मास्क थे। एक ने ठंडी आवाज में कहा, डायरी दो और शायद तुम बच जाओ। रिया ने डायरी को अपनी जैकेट में छिपा रखा था। उसने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, मैं इन्हें उलझाती हूं, तुम कबीर के साथ भागो। अर्जुन ने मना किया, लेकिन रिया ने उसे धक्का देकर एक साइड डोर की ओर भेज दिया। कबीर ने एक हमलावर को पकड़ा और उसे दीवार से टकराया। हंगामा मच गया। अर्जुन और कबीर किसी तरह पीछे के रास्ते से निकल गए, लेकिन रिया पीछे रह गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। अर्जुन ने कबीर से कहा, हमें रिया को बचाना होगा। कबीर ने सिर हिलाया, पहले हमें सुरक्षित जगह चाहिए, फिर हम वापस आएंगे। अर्जुन और कबीर एक पुराने मोटल में रुके। वहां अर्जुन ने डायरी की तस्वीरें अपने फोन में देखीं, जो उसने पहले खींची थीं। एक पेज पर एक नक्शा था, नीलपुर के बाहर एक पुराने गोदाम का। क्या यही वो जगह थी जहां नंदिनी थी? कबीर ने कहा, हमें पुलिस की मदद लेनी होगी, लेकिन सावधानी से। रोहन के लोग हर जगह हो सकते हैं। अगली सुबह कबीर ने अपने पुराने पुलिस दोस्त इंस्पेक्टर अजय मेहरा को बुलाया। अजय को केस की पूरी जानकारी दी गई। उसने कहा, मैं गोदाम की लोकेशन चेक करवाता हूं, लेकिन तुम लोग वहां मत जाना। लेकिन अर्जुन का सब्र जवाब दे रहा था। उसने कबीर से कहा, मुझे नंदिनी को ढूंढना है। अगर वो निर्दोष है तो मैं उसे बचाऊंगा। अर्जुन और कबीर गोदाम की ओर निकले। बारिश ने रास्तों को कीचड़मय कर दिया था। गोदाम पुराना और जर्जर था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। कबीर ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने चुपके से अंदर प्रवेश किया। वहां एक कमरे में नंदिनी कुर्सी पर बंधी हुई थी। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें लाल। अर्जुन ने उसकी ओर दौड़ा, लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, रुक जाओ अर्जुन। वो रोहन सक्सेना था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, ठंडी आंखें, क्रूर मुस्कान। तुमने बहुत परेशान किया अर्जुन, लेकिन अब खेल खत्म। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। नंदिनी ने कमजोर आवाज में कहा, अर्जुन, मैंने ये सब नहीं चाहा। उसने मुझे मजबूर किया। रोहन हंसा, मजबूर? तुमने खुद मेरे साथ डील की थी नंदिनी। कबीर ने चुपके से अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन रोहन ने उसे देख लिया। कोई चालाकी नहीं, वरना ये दोनों मर जाएंगे। तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। इंस्पेक्टर अजय और उसकी टीम पहुंच चुकी थी। रोहन का चेहरा तन गया। उसने नंदिनी को पकड़ा और रिवॉल्वर उसकी कनपटी पर रख दी। कोई पास आया तो ये खत्म। लेकिन तभी गोदाम के कोने से एक और साया निकला। वो रिया थी। उसके हाथ में एक फाइल थी। रोहन, ये तुम्हारी कंपनी के फर्जीवाड़े के सबूत हैं। अगर तुमने नंदिनी को छुआ तो ये सबूत दुनिया के सामने होंगे। रोहन के चेहरे पर पसीना चमकने लगा। क्या वो हार मान लेगा या ये सस्पेंस और गहरा होगा? गोदाम में तनाव अपने चरम पर था। रोहन की रिवॉल्वर अभी भी नंदिनी की कनपटी पर थी और उसकी आंखें रिया की फाइल पर टिकी थीं। रिया ने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, रोहन, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। इस फाइल में तुम्हारी हर गैर कानूनी डील का सबूत है। मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स और तुम्हारी डमी कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स। अगर तुमने नंदिनी को छुआ तो ये सबूत सीधे पुलिस के हाथों में होंगे। रोहन के चेहरे पर पसीना चमक रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा रिया? तुम नहीं जानती कि मैं कितना आगे जा सकता हूं। अर्जुन ने धीरे से कदम बढ़ाया, लेकिन रोहन ने चिल्लाकर उसे रोक दिया। एक कदम और अर्जुन, और मैं गोली चला दूंगा। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। उसने फुसफुसाकर कहा, अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन का दिल पिघल रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी सवालों से भरा था। क्या नंदिनी सच कह रही थी या ये उसकी एक और चाल थी? बाहर सायरन की आवाज और तेज हो गई। इंस्पेक्टर अजय की आवाज मेगाफोन पर गूंजी, रोहन सक्सेना, हथियार डाल दो, तुम गिर चुके हो। रोहन ने घबराहट में इधर उधर देखा। रिया ने मौके का फायदा उठाया और फाइल को हवा में उछाल दिया।
रोहन का ध्यान भटका और उसी पल कबीर ने उस पर झपट्टा मार दिया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। रिवॉल्वर फर्श पर गिरी और अर्जुन ने नंदिनी को रस्सियों से आजाद किया। लेकिन इससे पहले कि कोई राहत महसूस करता, गोदाम के पीछे से एक और धमाका हुआ। धुआं फिर से हवा में फैल गया। रोहन ने हंगामे का फायदा उठाया और अंधेरे में गायब हो गया। रिया चिल्लाई, वो भाग रहा है। कबीर और अजय की टीम ने पीछा किया, लेकिन बारिश और धुंध ने सब कुछ मुश्किल कर दिया। अर्जुन ने नंदिनी को सहारा दिया, जो अब कांप रही थी। वो मुझे माफ नहीं करेगा अर्जुन, उसने कहा। रोहन सब कुछ बर्बाद कर देगा। पुलिस ने गोदाम की तलाशी ली, लेकिन रोहन का कोई पता नहीं चला। रिया की फाइल बरामद हो गई और उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो रोहन की कंपनी के काले कारनामों को उजागर करते थे। लेकिन एक पेज अभी भी गायब था, वही पेज जिसे रिया ने साजिश का ब्लूप्रिंट कहा था। इंस्पेक्टर अजय ने रिया से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे मिला? रिया ने गहरी सांस ली। मैंने रोहन के एक पुराने कर्मचारी से यह जानकारी हासिल की। वो डर गया था और भागना चाहता था, लेकिन उसने मुझे बताया कि रोहन ने नंदिनी को ब्लैकमेल किया था। नंदिनी अब पुलिस की हिरासत में थी। उसने कबूल किया कि रोहन ने उसे पुराने रिश्ते की बातों का हवाला देकर फंसाया था। वो मेरे और विक्रम के पुराने लेटर्स का इस्तेमाल कर रहा था, उसने रोते हुए कहा। उसने धमकी दी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे परिवार को बर्बाद कर देगा। अर्जुन का दिल टूट रहा था। उसने नंदिनी से पूछा, तो दहेज का केस, वो सब झूठ था? नंदिनी ने सिर झुकाकर हामी भरी। मैं डर गई थी अर्जुन, मुझे लगा कि तुम्हें छोड़ना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन रिया को अभी भी शक था। उसने अर्जुन से कहा, नंदिनी पूरी सच्चाई नहीं बता रही। रोहन के पास कोई और हथियार है, वो इतनी आसानी से नहीं हारेगा। अर्जुन ने पूछा, तुम इतना जोखिम क्यों ले रही हो रिया? रिया ने एक पल रुककर कहा, क्योंकि रोहन ने मेरे पिता को भी बर्बाद किया था। ये मेरी निजी जंग है। अगले दिन कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। नंदिनी की गवाही ने केस को नया मोड़ दिया। उसने रोहन और विक्रम की साजिश के बारे में बताया, लेकिन रोहन के ठिकाने के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। जज ने पुलिस को रोहन को पकड़ने के लिए और समय दिया। लेकिन उसी रात अर्जुन को एक और मैसेज मिला। इस बार एक वॉयस नोट था, जिसमें रोहन की ठंडी आवाज थी। अर्जुन, तुमने मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश की, लेकिन मैं अभी हारा नहीं हूं। अगला निशाना तुम्हारा सबसे करीबी होगा। अर्जुन ने तुरंत रिया और कबीर को बुलाया। रिया ने कहा, रोहन अब हताश है, वो कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा, हमें उसे पहले ढूंढना होगा। कबीर ने अपने कॉन्टैक्ट से एक नई जानकारी हासिल की। रोहन का एक पुराना सहयोगी मनीष, जो अब नीलपुर के एक छोटे से बार में काम करता था, शायद कुछ जानता था। वो तीनों उस बार की ओर निकले। बार मध्यम रोशनी और सिगरेट के धुएं से भरा था। वहां मनीष मिला, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने कांपते स्वर में बताया, रोहन अब शहर छोड़ने की फिराक में है, लेकिन उसने एक आखिरी डील प्लान की है, तुम्हारी कंपनी को पूरी तरह बर्बाद करने की। मनीष ने एक पुराना लिफाफा अर्जुन को दिया। ये उसकी आखिरी चाल है, उसने कहा। अर्जुन ने लिफाफा खोला। उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें अर्जुन की कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी को एक अनजान कंपनी के नाम ट्रांसफर करने की बात थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर वो अर्जुन के ही थे। ये कैसे मुमकिन है? अर्जुन ने चिल्लाकर कहा। रिया ने कागजात देखे और बोली, ये फर्जी है, लेकिन इतना परफेक्ट कि कोई भी इसे असली मान लेगा। तभी बार के बाहर से एक तेज रोशनी चमकी। एक ग्रे कार तेजी से उनकी ओर बढ़ी। कबीर ने चिल्लाया, नीचे झुको। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, कार ने बार के दरवाजे को तोड़ दिया। धूल और धुआं हवा में फैल गया। अर्जुन, रिया और कबीर फर्श पर गिर पड़े, लेकिन तुरंत संभल गए। कबीर ने अपनी पिस्तौल निकाली और कार की ओर तान दी, लेकिन उसमें कोई नहीं था। ड्राइवर पहले ही भाग चुका था। रिया ने लिफाफा अपने सीने से चिपकाया और चिल्लाई, ये रोहन की चेतावनी है, वो हमें डराना चाहता है। अर्जुन का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने मनीष की ओर देखा, जो बार के कोने में डर से कांप रहा था। मनीष, तुम और क्या जानते हो? रोहन कहाँ है? मनीष ने कांपते स्वर में कहा, वो
वो नीलपुर के पुराने औद्योगिक इलाके में है, एक बंद पड़ी मिल में। लेकिन वो अकेला नहीं है, उसके पास लोग हैं, हथियार हैं। कबीर ने मनीष को पकड़ा और बोला, तुम हमारे साथ चल रहे हो, हमें रास्ता दिखाओ। इंस्पेक्टर अजय को सूचना दे दी गई थी, लेकिन उसने कहा, मैं अपनी टीम के साथ वहां पहुंच रहा हूं, लेकिन तुम लोग वहां मत जाओ, ये खतरनाक है। अर्जुन ने फोन काट दिया। मैं अब रुक नहीं सकता कबीर, अगर रोहन को पकड़ना है तो हमें अभी जाना होगा। रिया ने सहमति जताई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। बारिश तेज हो गई थी। पुरानी मिल नीलपुर के बाहरी इलाके में थी, जहां जंग खाए हुए लोहे की दीवारें और टूटी खिड़कियां थीं। अर्जुन, रिया, कबीर और मनीष चुपके से मिल के पास पहुंचे। बाहर 2 लोग पहरा दे रहे थे, दोनों के पास राइफलें थीं। कबीर ने इशारा किया और उसने चुपके से एक गार्ड को बेहोश कर दिया। दूसरा गार्ड भागने की कोशिश में था, लेकिन रिया ने उसे पकड़ लिया। रोहन कहाँ है? उसने सख्ती से पूछा। गार्ड ने डरते हुए कहा, वो अंदर है, ऊपरी मंजिल पर। मिल के अंदर अंधेरा था, सिर्फ कुछ मशीनों की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त अर्जुन को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया ने फुसफुसाया, शांत रहो, रोहन को पता है कि हम आ रहे हैं। ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा हॉल था, जहां बीच में एक टेबल पर कुछ कागजात बिखरे पड़े थे, और वहां हॉल के कोने में रोहन खड़ा था। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी और उसके बगल में सरिता थी, बंधी हुई, डरी हुई। तुम लोग वाकई जिद्दी हो, रोहन ने ठंडी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें बार बार चेतावनी दी, लेकिन तुम नहीं माने। अर्जुन ने गुस्से में कहा, यह सब क्यों रोहन? मेरी कंपनी, मेरी जिंदगी, तुमने सब बर्बाद करने की कोशिश की। रोहन हंसा। बर्बाद? ये बदला है अर्जुन, तुमने मेरी डील छीनी थी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई थी, अब मैं तुम्हारा सब कुछ लूंगा। रिया ने आगे बढ़कर कहा, रोहन, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, मेरे पास तुम्हारे फर्जीवाड़े के सबूत हैं। उसने फाइल हवा में लहराई। रोहन का चेहरा तन गया। उसने सरिता की ओर रिवॉल्वर तानी और बोला, फाइल नीचे रखो, वरना ये मरेगी। सरिता ने कांपते स्वर में कहा, साहब, मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन वो पेज, वो उसके पास है। रोहन ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला, वही गायब पेज। उसने उसे टेबल पर फेंका। ये चाहते हो ना, ले लो, लेकिन पहले ये फाइल मुझे दो। रिया ने धीरे से फाइल नीचे रखी, लेकिन उसने अर्जुन को आंखों से इशारा किया। अर्जुन समझ गया। उसने धीरे से कदम बढ़ाया, जैसे वो पेज लेने जा रहा हो। लेकिन तभी कबीर ने एक तेज चाल चली। उसने अपनी पिस्तौल से रोहन की ओर निशाना साधा। हथियार नीचे रख, रोहन। रोहन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? उसने अचानक एक बटन दबाया और हॉल में लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में हंगामा मच गया। अर्जुन ने सरिता को पकड़ा और उसे एक कोने में ले गया। रिया ने पेज उठाने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसे पकड़ लिया। तुम बहुत दूर तक आई रिया, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी गलती थी। तभी बाहर से सायरन की आवाज तेज हो गई। इंस्पेक्टर अजय अपनी टीम के साथ अंदर घुस आया। रोहन ने आखिरी कोशिश की और भागने के लिए एक साइड डोर की ओर दौड़ा, लेकिन कबीर ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने रोहन को हथकड़ी लगा दी। सरिता को आजाद किया गया और वो रोते हुए अर्जुन के पास आई। साहब, मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने सब देखा था। नंदिनी मैडम और रोहन की साजिश। पुलिस स्टेशन में रोहन ने चुप्पी तोड़ दी। उसने कबूल किया कि उसने नंदिनी को ब्लैकमेल किया था। नंदिनी और विक्रम मेरे लिए काम कर रहे थे, उसने कहा। मैंने नंदिनी को तुम्हारी संपत्ति हड़पने का लालच दिया, लेकिन वो डर गई थी। उसने दहेज का केस इसलिए दायर किया ताकि तुमसे अलग हो सके। अर्जुन ने पूछा, लेकिन वो पेज, उसमें क्या था? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, वो मेरी आखिरी चाल थी, एक कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारी सारी संपत्ति मेरे नाम कर देता। लेकिन अब तुम जीत गए। रिया ने वो पेज पुलिस को सौंप दिया। उसमें एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें अर्जुन के हस्ताक्षर जाली थे। लेकिन एक और बात सामने आई। रोहन ने न सिर्फ अर्जुन की कंपनी को निशाना बनाया था, बल्कि उसने कई और बिजनेसमैन को उसी तरह फंसाने की कोशिश की थी। रिया ने बताया,
मेरे पिता भी उसका शिकार थे, इसलिए मैंने इस केस को इतना गंभीरता से लिया। नंदिनी को कोर्ट में पेश किया गया। उसने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। मैं डर गई थी अर्जुन। रोहन ने मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी थी। जज ने नंदिनी को हल्की सजा दी क्योंकि उसने साजिश में मजबूरी में हिस्सा लिया था, लेकिन अर्जुन का दिल टूट चुका था। उसने नंदिनी से कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन भरोसा वो अब नहीं बचा। रोहन को जेल भेज दिया गया और उसकी कंपनी के खिलाफ जांच शुरू हो गई। सरिता को अर्जुन ने एक नई नौकरी और घर दिलवाया। रिया ने अपनी स्टोरी पूरी की और उसकी खोजी पत्रकारिता ने उसे नीलपुर में मशहूर कर दिया। लेकिन अर्जुन का मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। उस आखिरी कॉल की ठंडी हंसी उसके कानों में गूंजती थी। क्या वो रोहन थी या कोई और? एक रात अर्जुन अपने ऑफिस में अकेला था। उसने डायरी फिर से खोली। उसमें एक आखिरी पेज था जो पहले किसी ने नहीं देखा। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, वी। अर्जुन का दिल धड़क गया। वी? क्या यह विक्रम था या कोई और? तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज थी। फिर एक ठंडी हंसी और फोन कट गया। अर्जुन ने तुरंत कबीर को फोन किया। कबीर, मुझे अभी एक कॉल आया। कोई बिना बोले हंसा और फोन काट दिया। कबीर ने गंभीर स्वर में कहा, सर, आप अपने ऑफिस में हैं? मैं अभी आता हूं, लेकिन सावधान रहिए। अर्जुन ने खिड़की की ओर देखा। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सड़क पर वही ग्रे कार खड़ी थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये साया फिर से लौट आया था? अर्जुन ने फोन की उस ठंडी हंसी को सुनकर अपना सारा संयम खो दिया। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने कबीर को इंतजार करने के लिए कहा और खुद इंस्पेक्टर अजय को फोन लगाया। अजय, मुझे अभी एक अनजान नंबर से कॉल आई। कोई हंसा और फोन काट दिया। बाहर एक ग्रे कार खड़ी है। क्या ये रोहन है? इंस्पेक्टर अजय ने गंभीर स्वर में कहा। अर्जुन, आप बाहर मत निकलना। मैं अपनी टीम के साथ अभी आता हूं और वो नंबर ट्रेस करवाता हूं। कबीर कुछ ही मिनटों में ऑफिस पहुंच गया। दोनों ने साथ मिलकर बाहर की ग्रे कार पर नजर रखी। कार अभी भी खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं थी। कबीर ने अपनी पिस्तौल निकाली और धीरे से बाहर निकला। अर्जुन उसके पीछे था। जैसे ही कबीर ने कार का दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था, लेकिन डैशबोर्ड पर एक छोटा सा फोन पड़ा था, वही अनजान नंबर वाला। फोन पर एक मैसेज था, खेल की आखिरी चाल, मिलते हैं पुराने गोदाम में। अर्जुन और कबीर ने इंस्पेक्टर अजय को सूचना दी। अजय ने कहा, यह ट्रैप हो सकता है, लेकिन अगर रोहन का कोई गुर्गा है तो हमें उसे पकड़ना होगा। मैं अपनी टीम तैयार करता हूं। लेकिन अर्जुन का मन नहीं माना। वो रिया को फोन लगाने लगा, लेकिन रिया का फोन अभी भी बंद था। कबीर ने कहा, सर, रिया कहाँ है? क्या वो भी खतरे में है? वे लोग पुराने गोदाम की ओर निकले, जहां पहले विक्रम छिपा था। रास्ते में अर्जुन ने सारी घटनाओं को याद किया। नंदिनी का दहेज केस, सरिता की गवाही, बगीचे का रहस्य, धमकियां, रिया का आना, विक्रम और रोहन का पकड़ा जाना, लेकिन वो वी का निशान और ठंडी हंसी। क्या कोई तीसरा व्यक्ति था? क्या सारी कड़ियां अभी भी अधर में थीं? गोदाम पहुंचते ही वे चुपके से अंदर घुसे। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में हल्की रोशनी थी। वहां एक कुर्सी पर रिया बंधी हुई थी। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, लंबा काले कोट में, चेहरा मास्क से ढका। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? रिया को छोड़ दो। आदमी ने ठंडी हंसी लगाई, वही हंसी जो फोन पर सुनाई दी थी। उसने मास्क उतारा। वो कोई और नहीं, बल्कि विक्रम का एक पुराना साथी वीरेंद्र था, जिसका नाम डायरी में वी से लिखा था। वीरेंद्र ने कहा, तुमने रोहन को जेल भेज दिया, लेकिन मैं अभी बाहर हूं। रोहन ने मुझे आखिरी प्लान सौंपा था। तुम्हारी कंपनी के आखिरी कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे पास हैं, साइन करो, वरना रिया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, बाहर से पुलिस की टीम घुस आई। इंस्पेक्टर अजय ने वीरेंद्र पर बंदूक तान दी। हाथ ऊपर, तुम गिर चुके हो। वीरेंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में वीरेंद्र टूट गया। उसने कबूल किया कि वो रोहन का सबसे भरोसेमंद गुर्गा था।
रोहन ने जेल से ही मुझे निर्देश दिए थे। वो जानता था कि तुम नहीं रुकोगे, इसलिए मैंने वो अनजान कॉल्स और धमकियां की। वो ग्रे कार भी मैं चला रहा था और डायरी में वी मेरा ही निशान था। वीरेंद्र ने बताया कि रोहन का नेटवर्क अभी भी छोटे मोटे गुर्गों से चल रहा था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस ने रोहन के जेल से बाहर के सभी संपर्कों को ट्रेस किया और कई और गिरफ्तारियां की। रिया को छुड़ाया गया। वो घायल थी, लेकिन ठीक थी। उसने अर्जुन से कहा, मैं जानती थी कि कोई तीसरा व्यक्ति है। वीरेंद्र रोहन का छिपा हुआ हथियार था, लेकिन अब सारी कड़ियां जुड़ गईं। नंदिनी को ब्लैकमेल करने से लेकर दहेज केस तक सब रोहन की साजिश थी। विक्रम और वीरेंद्र उसके मोहरे थे। सरिता की गवाही ने सब उजागर किया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। और वो ठंडी हंसी, वो साया? रिया ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई साया नहीं बचा। वीरेंद्र ने सब कबूल लिया। कोर्ट में आखिरी सुनवाई हुई। रोहन की सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया, क्योंकि जेल से साजिश रचने का सबूत मिल गया। विक्रम को 8 साल की सजा हुई। वीरेंद्र को 5 साल की जेल और जुर्माना। नंदिनी को उसकी मजबूरी को देखते हुए रिहा कर दिया गया, लेकिन उसे सामाजिक सेवा की सजा मिली। वो अब महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर जागरूकता फैलाने वाले एक एनजीओ में काम करेगी। सरिता को बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया और अर्जुन ने उसे अपनी कंपनी में एक स्थायी पद दे दिया। अर्जुन ने तलाक के पेपर्स साइन कर दिए। नंदिनी से उसकी आखिरी मुलाकात में उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं नंदिनी, लेकिन हमारा रिश्ता अब बस एक सबक है। नंदिनी ने आंसू बहाते हुए कहा, मैंने सब खो दिया, लेकिन शायद ये मेरी सजा है। वो नीलपुर छोड़कर एक छोटे शहर में चली गई, जहां वो एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही थी। रिया ने अपनी पूरी स्टोरी एक किताब में लिखी, साये का खेल। किताब बेस्ट सेलर बनी और उसमें अर्जुन की जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का जिक्र था। रिया और अर्जुन अब अच्छे दोस्त थे। एक दिन रिया ने अर्जुन से कहा, यह केस मेरे लिए भी एक सबक था। कभी कभी सच इतना गहरा छिपा होता है कि उसे उजागर करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कबीर ने अपनी जासूसी एजेंसी बढ़ा ली और अर्जुन की कंपनी अब पहले से ज्यादा मजबूत थी। कुछ महीनों बाद अर्जुन अपने नए घर की बालकनी में खड़ा था। शहर की चमकती रोशनी उसके सामने थी। उसका फोन अब कभी अनजान नंबरों से नहीं बजता था। रोहन, विक्रम और वीरेंद्र का नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो चुका था। सरिता अब खुश थी अपनी नई जिंदगी में। अर्जुन ने डायरी निकाली और आखिरी पेज पर लिखा, हर साये का अंत होता है जब तुम सच का सामना करते हो। उसने डायरी बंद की और उसे तिजोरी में रख दिया। अब कोई रहस्य नहीं बचा था, कोई साया नहीं, सिर्फ एक नई शुरुआत थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और सोचा, जिंदगी की असली कहानी अब शुरू हो रही है।